अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अदलिया फ़ैसले करने में मुकम्मल आज़ाद है और छोटी बड़ी अदालतों में लाखों पेंडिंग मुकदमात इस बात की दलील हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी अदालतों पर कितना एतमाद करते हैं। मामला हुक्मरानों का हो या आवाम का, इंसाफ लेने के लिए अदालतों का दरवाज़ा ही खटखटाया जाता है और फिर ये फ़ैसले खुश दिली से तस्लीम भी किए जाते हैं। लेकिन अदलिया के चंद फैसलों को सियासत में मुतनाज़ बनाया जा रहा है। जैसे एक मुबैना ऑडियो टेप को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें मौजूदा इमरान खान सेटअप में को लाने के लिए नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा देने का कहा जा रहा है कि इमरान खान को लाने के लिए इन दोनों को सज़ा दी जाए। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस ऑडियो टेप की तरदीद की है, इनकार किया है और ये कहा है कि कभी किसी जज को इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी गई। नाजरीन, ये ऑडियो टेप एक ऐसे वक्त में निकाली गई है जब मुल्क में सियासी ट्रांजिशन या गर्मा गर्मी कहें, ये होती हुई बड़ी नज़र आ रही है और कुछ सियासी जमातें मुल्की इदारों को निशाने पर रख कर एक ऐसी अवामी राय कायम करने में लगी हुई हैं जिसमें न सिर्फ मौजूदा PTI की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बल्कि मुल्की इदारों खुसूसन अदलिया को भी हुकूमत के साथ जोड़कर अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस ऑडियो टेप और बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो भी हम सब के सामने है, अगर इन सब की कोई कानूनी हैसियत नहीं है या ये किसी भी तरह से ये माजी में किए गए अदालती फ़ैसलों को ये ऑडियो टेप्स या ये हल्फनामे नहीं बदल सकते, तो फिर इन्हें फैलाने का अवलीन मकसद क्या सिर्फ सियासत ही कहा जा सकता है, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह मानना है कि ऑडियो टेप और बयानों को छोड़कर आप रसीदें लेकर आएँ, आप मनी ट्रेल लेकर आएँ जिनकी तज़ाद पर नवाज शरीफ को सज़ा हुई है। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा सुनिए। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। इससे पहले भी हमें याद है तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपने एक बयान हल्फी के ज़रिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर ऐसे ही कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जिसे मुस्लिम लीग नवाज़ ने भरपूर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्द साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर्द साहब आपका। अली अहमद कुर्द साहब, क्या आपको पता था कि इस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने खिताब करना है? नहीं, ऐसी कोई मालूमात मेरे पास नहीं थी और मेरे ख्याल कोई मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे लिए। अगर आपको पता होता कि नवाज शरीफ भी जो सज़ा याफ्ता हैं, वहाँ के मुल्क के चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जा रहे हैं, तो क्या आप शिरकत करते या आप एहतजाज करते कि नवाज शरीफ साहब के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर वो तनकीद करें या इस तरह की तकरीर करें? देखिए मैडम, मियाँ साहब के साथ मेरा किसी किस्म का ना कोई पॉलिटिकल और न किसी और लिहाज से कोई सलाम दुआए ताल्लुकात है, ना मैं किसी सियासी जमात से मेरी कोई एफिलिएशन है, मगर बैसियत एक लॉयर के और बेसिक और एक फार्मर प्रेसिडेंट के जब भी मियाँ साहब की ये सज़ा वाला जजमेंट सामने आया था, उस पे सबसे भरपूर अंदाज में जो क्रिटिसाइज की थी या क्रिटिसिज्म मैंने की थी, तो ये तो कोई बात ही नहीं है जब हम उसको सज़ा याफ्ता समझते ही नहीं, या जिस जजमेंट के तहत उनको सज़ा दी गई उसकी कोई कानूनी सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो उनके मौजूदगी पे तो मुझे एतराज़ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अगर उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है उनकी सज़ा की, आप समझते हैं उनको मेरिट पर सज़ा नहीं हुई है, तो क्या ये जो अब हल्फनामे सामने आ रहे हैं, कभी ऑडियो टेप सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आती हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने और उन्हीं के ज़माने में ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस आए, उस हवाले से
तो अब ये जो वीडियो लीक हुई है या एक हफ्ता पहले जो गिलगित और बिल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस शमीम साहब ने जो बात कही थी, जो एफिडेविट दिया था, तो अब अचानक जो वीडियो भी सामने आई है, तो इससे वाज़ेह हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ सामने आ रही हैं, ये तो बहुत बड़ी वजह बन सकती है नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, जो आप कह रहे हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ या मेरिट पर सज़ा नहीं हुई। फिर तो उनको इंसाफ मिल सकता है, फिर तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो वापस आएँ, ये जो ऑडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं, कोर्ट में पेश करें, अदालतों से इंसाफ लें। नहीं, देखिए, ये तो अब मियाँ साहब या उनके जो काउंसिल एंगेज्ड, ये उन्हीं के मशवरे से सब कुछ होगा ना। मेरे कहने या आपके फरमाने से तो कोई बात नहीं बनेगी ना। अब ये उनके जो इतने हैं वो चाहे आके ये वीडियो कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं, मगर बात में जरूरी नहीं कि कोर्ट को सिर्फ कोर्ट के सामने या अदालत के सामने ये बात आ गई है। जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मुझे मालूम है, पाकिस्तान के हर शहरी के नॉलेज में ये बात है कि गिलगित और बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने क्या एफिडेविट दिया है, क्या वीडियो लीक हुई है। तो मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है कि मियाँ साहब आए और अदालत में खुद उस वीडियो को, उस एफिडेविट को पेश करें। अब अदालत के सामने हर लिहाज से, हर पहलू से मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के जो अपील पेंडिंग है उसमें इतने पॉइंट्स हैं, इतने लीगल ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे उनकी सजा को जो है नल एंड वाइट करार दिया जा सकता। लेकिन ये सारी आपको नहीं लगता साजिश हो रही है? जाहिर है एक तरफ तो रिलीफ चाहिए मुस्लिम लीग नवाज को, जाहिर है वो ऑडियो की भी बात करते हैं, वीडियोस की भी बात करते हैं, वो एफिडेविट की भी बात करते हैं रारा शमीम के हवाले से, लेकिन फिर अदलिया पर ये कहकर हमले करना या अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाना, अदालती फैसलों को कंट्रोवर्शियल बनाना कि इन अदालती फैसलों को जानबूझकर करवाया गया, क्योंकि इमरान खान को लाना था। हम लोगों को गलत बात कहने की बात ही नहीं। पहले हम ये बातें सिर्फ बारूम में बैठ के हम अपने इन तासरात या अपने इन बातों का इजहार करते थे। अब बारूम से निकल के ओपन हम लोगों के सामने बात कर रहे हैं, मजबूर हैं। मैं बैसियत अली अहमद कुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बैसियत फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, फार्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और सारी जिंदगी में किसी न किसी लिहाज से वकला का नुमाइंदा रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से मैं बात करता हूँ। मेरी बात कोई आम आदमी की राय नहीं है कि आप कहें कि एक आदमी ये बात कह रहा है, नहीं, मैं जिम्मेदार आदमी कह रहा हूँ और अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अपने रोजमर्रा के मुशाहिदे और अपने रोजमर्रा के देखी हुई जो हालात वाक़यात है उसकी बुनियाद पर मैं कहता हूँ। किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन होना वैसे कुछ साहब कोई जुर्म नहीं है। आप भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आप भी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से अपनी एक सोच रख सकते हैं। तो ये कहना कि नून लीग के हवाले से मेरा टिल्ड नहीं है या मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है, अगर है भी है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। नहीं, मैं एक बेसिकली एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन करूँ और उसकी मैं उसमें नहीं, मैं उसके बावजूद मैं बहुत अच्छे सियासी वर्करों के मुकाबले में बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। सारी जिंदगी मैंने यही काम किया। हम जितने भी हैं, मैं हूँ या कोई भी हमारा वकला नुमाइंदा होता है, जो बात करते हैं हम सिद्ध के दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, खलूस से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कोर्ट साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। शिबली साहब, कभी अरशद मलिक की वीडियो के ज़रिए, कभी जस्टिस राना शमीम के एफिडेविट के ज़रिए, कभी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक्स के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लाने के लिए मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई। आपको भी पता है कि जो परसेप्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इंसान की डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो पिछले 3 सालों में ये परसेप्शन बनाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे आई, वाकई वोटों से आई या लाया गया, आपको नहीं लगता है कि ये परसेप्शन
नुकसानदेह भी हो सकते हैं 2023 के इंतखाबात के लिए, आप लोगों के लिए? शाजिया, बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न है। जब भी उनकी मरियम नवाज की या इनके केसेस की पेशी आने लगती है तो ये कोई ना कोई एक स्कैंडल सामने आ जाता है। हालांकि तारीख गवाह इस बात की कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें के जजेस के साथ कौन उसका क्या रोल था, जो एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे तारड़ साहब, फिर उसके बाद जो है अरशद मलिक की, और इस तरह की और कई चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं। मलिक कयूम की टेप सबके सामने है। तो ये एक पुराना तरीका रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें कि वो अपने जो लोग होते हैं, जो इदारे होते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना एक ऐसी स्टेज पे जबकि उनके केसेस सुने जा रहे हों। देखें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो बड़ी सिंपल है। परसेप्शन की आपने बात की, देखिए ये तो तय है कि जब इतना सिंपल केस हो जिसमें कि सिर्फ आपने, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब एक्यूज किया गया था कि जी उन्होंने ये घर कैसे खरीदा, उन्होंने प्रोवाइड कर दी सारी मनी ट्रेल और सारी चीजें, हालांकि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे भी नहीं वो कभी, उसके बावजूद उन्होंने जमा करा दिया, केस खत्म हो गया। अब कौम को, पूरी कौम को लटकाया जा रहा है पिछले 3 साल से, 4 साल से, कि जी बजाय इसके कि ये कभी जमहूरियत खतरे में है तो कभी क्या किसी न किसी आर्गुमेंट के तहत एक ऐसा जत्थे लेके आ जाते हैं जिसमें कि बजाय इसके कि एक सिंपल सा जवाब दें कि जी ये थे और बात खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज को कि सवाल आपसे कुछ पूछा जाए और आप जो है तो कभी कोई वीडियो एडिट करके भेज दें, और उनकी साकिब निसार ने आज उसको डिसोन भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये एक जाली वीडियो टेप है। लेकिन ये अब इनका पैटर्न बन गया है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो जो है तो इसको समझेंगे कि जी ये दूध के नहाए हुए हैं। हुकूमत अपने ऊपर लगने वाले इन इल्जामात के लिए क्या कोशिशें कर रही है कि इस तासुर को ज़ाइल किया जाए? ये तासुर नहीं बनना चाहिए। क्या एक्शन ले सकते हैं आप लोग, या लेंगे आप लोग? तो बात ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जहाँ पे स्ट्रेंथ्स होती हैं उसकी मजबूरियां भी होती हैं। वो ये है कि ये अगर डिक्टेटरशिप होती तो शायद फिर चीज़ें बड़ी उससे आसानी से हो जाती, लेकिन हमें कानून की पासदारी करनी है। हमने ये चीज़ अदालतों पे छोड़ी है, इदारों पे छोड़ी हुई है, जो जिस काम के लिए बने हैं वो ये काम करें। लेकिन अगर आप देखें कि 16 एडजर्नमेंट्स की हैं, यानी कि 16 दफ़ा तारीख को बदलवाया गया है फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज के केस में। इससे जाहिर यही होता है कि बजाय इसके कि जवाब दे के और किस्से को ख़त्म किया जाए, कौम को गैर ज़रूरी तौर पे एक होस्टेज बनाया हुआ है इस पूरे केस में, जिससे कि मेरा ख्याल है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है उस पर भी हर्फ आ रहा है और हमारी जो अकाउंटेबिलिटी का जो एक सिस्टम है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि हर एक जानता है कि जब सवाल जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर से किया था उन्होंने जवाब दे दिया, खत्म हो गया। अच्छा शिबली साहब, ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तो आप लोगों ने बिल पास करवा लिए, सेनेट में आप लोगों की अक्सरियत नहीं है। आप लोगों ने सेनेट से भी अब 4 बिल पास करवाए हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोगों ने मौका देखा, ऑन स्पॉट ये फैसला किया कि ऑपोजिशन के मेंबरान की तादाद कम है तो चेयरमैन सेनेट के साथ मिली भगत करके उसी वक्त फैसला किया कि ये बिल पास करवा लो। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो अक़लियत में होने के बावजूद कैसे आप लोगों ने ये कर लिया, कैसे पास हो गए बिल? ऑपोजिशन अपनी नालायकी का इल्ज़ाम हमें न दे। सेनेट में जब ये बिल्स रेफर किए जा रहे थे कमेटी की तरफ तो उसमें मेरी भी इंटरवेंशन थी और उसके बाद फरोग नसीम साहब भी इसमें के वो जो चेयरमैन थे उनको ये हमने ये रूल्स बताए कि जी आप हाउस का सेंस लें। अब इत्तेफाक है अगर अपोजिशन वाले लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं थे हाउस में, वो नंबर्स नहीं थे, तो हमने तो वोटिंग कराई और हम लोग सारे मौजूद थे। ये सब कुछ उस दिन के एजेंडे में शामिल था शिबली फराज साहब, क्योंकि ऑपोजिशन कहती है कि हमें पता होता कि एजेंडे में ये चीज़ होने जा रही है, हम अपनी तैयारी करके आते। ज़रूरी तो नहीं है कि हर टाइम जो है ना वो मेंबरान सेनेट में बैठे रहें या तादाद पूरी हो। तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने धोखा दिया है। देखिए बिल्कुल धोखा नहीं दिया। जो श्री मज़ारी का जो कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था वो बिल्कुल एजेंडे पे था, इनको पता था और वो उसमें भी इन्होंने कोशिश यही की कि वो उसको कमेटी भेज दिया जाए और वो फिर
कमेटी को नहीं भेजा, बल्कि हमने हाउस में वोटिंग कराई, क्योंकि ऑलरेडी वो नेशनल असेंबली से भी पास हो चुका था और यहाँ पे भी। तो देखिए, असल चीज हाउस होती है। और हमने ये भी देखा है कि अपोजिशन ने वो बिल जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से भी क्लियर हो जाते हैं, उसकी भी इन्होंने अपोजिशन किया और उसको वोट आउट किया है। तो अगर अपोजिशन के मेंबर जिस दिन आपकी वोटिंग हो रही हो और आपके मेंबर्स ना हो, तो जाहिर है कि ये तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। तो आप कह रहे हैं पहले बताया गया था, एजेंडे में चीज शामिल थी? बिल्कुल, ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था ये बिल्कुल शामिल था और उन्होंने जो है तो इसकी पूरी कोशिश की कि नैब तरमीमी बिल शामिल था एजेंडे में। देखिए, ये तो सप्लीमेंट्री एजेंडा बिल्कुल एक, देखिए कवानीन के मुताबिक है सारी चीजें, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, वो भी कानून का है, जॉइंट सेशन ठीक है। नैब तरमीमी बिल ये था, उसमें ये सप्लीमेंट्री एजेंडा में आया है, बिल्कुल। और सप्लीमेंट्री एजेंडा तो अब ये एक तरीकाकार है जो कि हमने ये लाया। हमें तो नहीं था पता कि जी गिलानी साहब को हमने कहा कि आज आप ना आए, हमने कहा था उनके बाकी मेंबरान को कि वो ना आए हाउस में। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब वो हमसे मिले हुए हैं, तो ऐसा था नहीं। ये तो देखिए, ये तो होता है जिस दिन हम कई दफा एक बंदे के ना होने की वजह से की दोस्ती तो नहीं होगी ऑपोजिशन की आप लोगों से? नहीं जी, नहीं, ये अपोजिशन को एडमिट किया है, उनके कई मेंबरान ने इस बात का एतराफ भी किया है कि ये उनकी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी और उनकी ये वो थी, जिम्मेदारी थी कि वो होते। ये तो हाउस तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, जिस दिन भी लाना हो बिल्स, उस दिन तो जो हाउस में होंगे वो तो उसी तरह ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं मुबारकबाद भी दूं आपको कि इतनी एफर्ट्स के बाद आप लोग आखिर कामयाब हो गए। ईवीएम के ज़रिए आप लोगों का ये मोटिव था कि 2023 के इंतखाबात ईवीएम के ज़रिए होने चाहिए। आपने इस कानून को भी मंजूर करवा लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करवाना कितना बड़ा चैलेंज है? ऑपोजिशन तो कह रही है हम इसको चैलेंज करेंगे, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को भी इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पर पहले ज़बरदस्त किस्म के पायलट प्रोजेक्ट्स हो जाने चाहिए थे, डेमोज हो जाने चाहिए थे, उसके बाद इसको इस साइड पर लेके आते, कानून बनता, ताकि ऑपोजिशन भी राजी होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि कानून जहां तक के पायलट प्रोजेक्ट्स का था वो ऑलरेडी 2017 के इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल में आर्टिकल 103 में क्लियर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में ये बात है। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये हो गया, अब जब लॉ बन गया है तो अब ये लाजिम हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। दूसरी बात कि जहां तक कि पायलट प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, बिल्कुल जरूर होने चाहिए। उसमें कहा गया था कि पिछले साल में जब से ये लॉ बना, इस 10 बाय इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें इस्तेमाल होनी चाहिए थी, ट्राई करना चाहिए था, नहीं हुआ। अब हमारी ये वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि उन्होंने कानून अब बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह बन गया है। अब उनकी जो भी मुश्किलात हैं उसको हम उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। उनका काम है कि ये मशीनें प्रोक्योर करे, इंटरनेशनल टेंडर्स मंगवाए जिसमें कि लोकल कंपनियां बाहर की कंपनियां में वो कम्पीट करें, और वो मशीन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनके मायार पे पूरी उतरती हो, उसको सेलेक्ट करें। चाहे वो ये मशीन हो या कोई भी मशीन हो, हमें मशीन पे कोई वो नहीं है कि खास मशीन होनी चाहिए, नो। हम कहते हैं कि कोई भी मशीन हो जो कि, आपको तो पता होगा कि कितनी मशीनें दरकार हैं, कितनी इस पर लागत आनी है, और इन 2 सालों में ये सब हो सकता है, मुकम्मल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखें, अगर हम इसको इंशाल्लाह, इसकी में तो नियत की बात ही नहीं है, अब तो ये कानून है और उस पर अमल करना होगा। तो इस टाइम में जितना जल्दी शुरू किया जाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितनी जल्दी इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट करता है, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स करता है, ये चीज मशीनों की जहां तक तैयारी है तो मैक्सिमम 5 से 6 महीने में बिल्कुल तैयार हो सकती हैं। ये पाकिस्तान में तैयार होनी है सारी मशीनें? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वो इंपोर्टेड मशीनें लेते हैं या वो पाकिस्तान में बनाई हुई मशीनें। खर्चा किस पर कम होगा, इंपोर्टेड पर या खुद बनाना? जाहिर है कि जो पाकिस्तान में बनेगी उससे जॉब क्रिएशन भी होगी, उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। तो लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना। तो क्या ये बात तय है कि आइंदा होने वाले जो चाहे कोई ज़िमनी इंतखाब हैं, चाहे कोई बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, ये इसमें आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट होगा?
बिल्कुल, देखिए जी, पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए, जरूरी है, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं किए। आपको पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए इनिशियली बहुत है तो 300 से 500 मशीनें चाहिए होती हैं, और वो जो है तो प्रोक्योर की जा सकती हैं, वो बनाई भी जा सकती हैं। और जहां तक कि लोकल बॉडीज का इंतखाब है, इसमें वो कि जो पैनल होते हैं उसमें नहीं हो सकता, लेकिन लेट्स से कि जो जिली नाजिम का यानी नाजिम आला का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि होगा। और दूर दराज गांव देहात हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी आप समझते हैं कि आसानी से हो सकती है? फिर आपको पता है हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है, गांव देहात पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मशीनरी के बारे में जानना बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को तो मोबाइल भी यूज़ नहीं करना आता है, तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल होगा? नहीं शाजिया, मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये मैनुअल से ज्यादा आसान है। मैनुअल में तो आपको ठप्पा लगाना होता था, अगर कहीं बाहर खाने से बाहर लगा दिया, 2 दफा लगा दिया, वोट जाया हो जाता था। हाँ। इसमें तो 2 बटन दबाने, एक नेशनल असेंबली के लिए और एक प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और आप बटन दबाएंगे। बेचारे को अगर पता नहीं चलता, गलती से उसने लगाना था बल्ले पर, लग गया तीर पर, तो गलती का वोट हुआ ना ये, तो फिर नहीं तो वो उसमें नहीं हो सकता, मैनुअल में नहीं हो सकता, उसमें तो ज्यादा चांस है कि अगर आपने देखे ना, अगर हमारे सेनेट के इलेक्शन वहां तो डबल ठप्पे भी लग जाते हैं। सॉरी, मैंने कहा वहां पे तो डबल ठप्पे भी लग जाते हैं। डबल ठप्पे भी लग जाते हैं। इसमें एक कमाल ऑफ ऑल अदर थिंग बिसाइड्स द फैक्ट कि ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा सिंपल है इस्तेमाल के लिए। इसमें आपके जो कैंसिल शुदा वोट, जो कि नॉर्मली इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में तकरीबन 15 से 18 लाख थे, और अगर आप अभी वोटों की तादाद चूंकि बढ़ जाएगी तो आपको तकरीबन 20 लाख वोट जो है वो जाया होने का इम्कान है। इस मशीन की वजह से आपका एक वोट भी जाया नहीं होगा। अच्छा, और इंटरनेट के साथ भी ये कनेक्टेड नहीं है? इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं है इस मशीन के साथ? ज़ाहिर है बहुत सी जगहों पे तो इंटरनेट है ही नहीं। बिल्कुल, इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टैंड अलोन है, इसमें कोई वाईफाई, इसमें कोई ब्लूटूथ, किसी किस्म की कोई केबल वगैरह नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसे समझ लें कि ये एक बड़ा वो है, कैलकुलेटर है, जिसमें कि आपने जिस तरह की शॉपिंग के लिए जाते हैं उसमें जो है तो आपको बस इसमें तो सिर्फ एक बटन दबाना है, जिस तरह के। अब यकीन करें, अब वाकई इंतजार है कोई ज़िमनी इंतखाब हो या किसी भी किस्म का इलेक्शन हो जिसमें आप लोग इस्तेमाल करें, उसके बाद पता चले कि वाकई कितनी अफादियत है इसकी, कितना यूजफुल है ये सिस्टम, ताकि अपोजिशन को भी जो तनकीद करने का जवाब मिलता है ना, वो भी ख़त्म हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद अपोजिशन को सेनेट में भी हुकूमत ने शिकस्त दी है। अपोजिशन अभी मुश्तरका इजलास में पास होने वाले 33 बिल पर एहतजाज कर रही थी और ये इंदिया दे रही थी कि उनके खिलाफ वो हर जगह जाएंगे, हर फोरम पर जाएंगे, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने सेनेट में, जहां हुकूमत अक़लियत में है, वहां से भी 4 बिल्स पास करवा लिए हैं। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल, सहाफ़ी प्रोटेक्शन बिल, हुकूक निस्वा बिल और HEC बिल मंजूर करवाए हैं। बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत के हक़ में 35 जबकि अपोजिशन के 29 वोट निकले। हैरत की बात है कि अपोजिशन जमातें सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद भी हुकूमत ने अपनी मर्जी के बिल कैसे पास करवा लिए, जबकि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने पास कराया था, इसकी मुखालिफत में अपोजिशन ने तो अदालत में जाने का इंदिया दिया था, मगर 1 हफ्ता हो गया, इसके बावजूद अपोजिशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अपोजिशन कभी चेयरमैन सेनेट, कभी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कहती है, तो कभी पंजाब हुकूमत गिराने की बात करती है, मगर जब प्रैक्टिकली कदम उठाने का वक्त आता है तो कभी नून लीग दिखाई नहीं देती, तो कभी पीपल्स पार्टी वॉकआउट करती है। अपोजिशन की मफादात की सियासत से हुकूमत भरपूर फ़ायदा उठा रही है, जिसका वाज़ेह सबूत सेनेट से 4 बिल पास कराना है कि जहां अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद भी हुकूमत के बिल नहीं रुकवा पाई। क्या वजह है इसकी, बात करूंगी मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब,
मुश्तरका इजलास पर तो बड़ा तनकीद कर रही थी अपोजिशन हुकूमत पर कि कैसे बिल पास करवा लिए 33 बिल। सेनेट में तो अपोजिशन की मेजॉरिटी है, अक्सरियत आप लोगों की है अपोजिशन की, कैसे बिल पास करवा लिए हुकूमत ने सेनेट से भी? मुझे हैरानगी है कि आप सारी बातें जानते हुए मुझ पे ये सवाल कर रही हैं, बजाय इसके कि आप हुकूमत को कंडेम करते कि उन्होंने एक चोरी करते हुए, एक इंतहाई गलत तरीका इख्तियार करते हुए, लेजिस्लेशन का कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है, जो उस दिन का एजेंडा आइटम है उसमें वो शामिल नहीं है, वरना मेंबरान उसके मुताबिक तैयारी करके आते हैं। लेजिस्लेशन में तो यकीनन मेंबरान ने हिस्सा लेना होता है, उसमें वो डिबेट करते हैं और सेनेट में डिबेट बड़ी हेल्दी होती है। लेकिन अगर हुकूमत एडिशनल एजेंडा ला के एक डाका मारती है और उसको चीट करते हुए सारे निजाम को, और चेयरमैन साहब जो अपने मनसब के मुनाफी बात करते हुए गलत तरीकेकार से एडिशनल एजेंडा देते हुए उसी वक्त फौरी तौर पे बिल ले करते हैं जब अपोजिशन के मेंबर जरा कम है, तो इसको ये कहना कि ये अपोजिशन की डिफीट है, नहीं, ये तो हुकूमत की चीटिंग है। अच्छा, अपोजिशन को पता ही नहीं था कि आज का एजेंडा ये है, हुकूमत ये करने जा रही है और कुछ लोग एब्सेंट थे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, पहले ये समझिए उस दिन के रेगुलर एजेंडा आइटम में ये नहीं था। जब गवर्नमेंट ने देखा कि अपोजिशन के मेंबरान कम है, उन्होंने स्पीकर साहब, उन्होंने चेयरमैन से मिली भगत करके एडिशनल एजेंडा दिया, ऑन द स्पॉट देखे, और उन्होंने कहा रूल्स रिलैक्स करते हुए ये बिल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी पे अपोजिशन ने एहतजाज किया, इसी पे उन्होंने एजेंडा फाड़ के उसकी तरफ फेंका था चेयरमैन की तरफ। लेकिन क्या फायदा अपोजिशन के एहतजाज का, क्या फायदा ऐसी कॉपियां फाड़ने का? की बात है, आप अपोजिशन को कंडेम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को कंडेम नहीं कर रहे सर, सवाल पूछ रहे हैं सर, कंडेम नहीं कर रहे कि हुआ क्या? आप कह रहे हैं कि अपोजिशन ने ये बिल, अपोजिशन नाकाम हो गई। अब भाई अपोजिशन के मेंबरान हर वक्त तो कुर्सियों पर जब बैठे नहीं होते ना। अगर हुकूमत रेगुलर एजेंडा में लेजिस्लेशन लाई नहीं और मेंबरान उस वक्त सारे नहीं है, तो उसके नतीजे में ये उन्होंने काम कर लिया कि उन्होंने अपने मेंबर मैनेज करके रखे, जो ही अपोजिशन जरा कम हो, ये एडिशनल एजेंडा दे दिया। ये इतनी बड़ी चीटिंग है, बजाय इसके कि आप इसको कंडेम करें, आप इसको ये तो फिर बड़ा आसान है हुकूमत के लिए। अगर इतना ही आसान पहले भी होता तो फिर मुश्तरका इजलासों में बुलाकर ये करवाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत ये पहले भी तो करवा सकती थी। कायरा साहब, खुदा का खौफ करें, एक मामले को समझिए, एजेंडा डिक्लेयर्ड होता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि चेयरमैन जो लीडर ऑफ जो उस वक्त हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ मिली भगत करके बैठे हुए हैं कि जो ही मेंबरान जरा कम होंगे वो उस वक्त एडिशनल एजेंडा मान लेंगे। ये तो मेरे इल्म में नहीं है ना। दुनिया का ऐवान है जहां पे सारे मेंबरान हर वक्त बैठे होते हैं। कभी तो अगर एजेंडे से हटकर कोई कार्रवाई होती है, एजेंडे से हटकर कोई चीज सामने लाई जाती है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ इस तरह अगर कोई पार्टी जाती है, जैसे हुकूमत गई है, तो इसकी क्या कुछ सजा होती है? क्या होता है? हुकूमत तो अपने मकसद में पास तो हो गई। वैसे देखिए, ये जो चेयरमैन का एक डिस्क्रिप्शन या स्पीकर की एक डिस्क्रिप्शन होती है ना, कोई रूल रिलैक्स करने की, उसके लिए एक मोशन पेश की जाती है, वो अनएथिकल है। उसके लिए बहुत एक्यूट इमरजेंसी में, जिस तरह ऑर्डिनेंस एक्यूट इमरजेंसी में हो सकता है, एक्यूट इमरजेंसी में आप रेगुलर प्रोसीजर को बाईपास करते हुए, आप लेजिस्लेशन को मूव करके कमेटी प्रोसेस को वायलेट करते हुए डायरेक्ट उस पर वोट करा लेते हैं। ये बाकायदा असेंट से होता है। और ये तो इसीलिए तो उस दिन अपोजिशन के जो मेंबरान बैठे थे, उन्होंने स्पीकर चेयरमैन से बाकायदा एहतजाज किया और चेयरमैन साहब बड़ी ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। अब इस किसानी हंसी को कोई क्या कहे? अब अपोजिशन के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं कायरा साहब, आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता। 33 बिल किस तरीके से मुश्तरका इजलास में पास करवा लिए, फिर सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद बिल पास करवा लिए जाते हैं। ऑपोजिशन इस पर कर क्या सकती है? पीडीएम में वो दमखम रहा नहीं है। दिसंबर की कॉल्स तो दी जा रही हैं, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। आप नून लीग पर तनकीद करते हैं कि बैकडोर राब्तों का जो है ना, अब ये धोखा नहीं चलेगा। ऑपोजिशन जब इकट्ठी नहीं है, यूनिटी नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट में तो साथ नजर आते हैं, लेकिन प्लानिंग तो तभी कोई कामयाब होगी ना जब पार्लियामेंट से बाहर भी आप लोग इकट्ठे नजर आएंगे, यूनिटी नजर आएगी कि इस हुकूमत के खिलाफ करना क्या है। जब यही नहीं होगा तो कैसे फिर आप इनके खिलाफ जा सकते हैं? फिलहाल तो जो डिस्कशन है वो पार्लियामेंट के अंदर की आप कर रही हैं, उसकी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हर वक्त दुनिया की किसी पार्लियामेंट में, किसी असेंबली में ये मुमकिन नहीं होता कि सारे मेंबरान हाजिर हों। सही। आप बरतानिया की असेंबली रोज आपको आपके चैनल दिखा रहे होते, देखिएगा वहां वो कुछ 650 का हाउस है, 50 बंदे नहीं बैठे होते। और अगर वहां का और गवर्नमेंट मिलकर कोई मिली भगत करके मौके के ऊपर ऐसा रूल्स बना के
ये ट्रेडिशंस होती हैं। अगर ये हुकूमत उन ट्रेडिशंस को, उन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को सारे को बर्बाद करने पर तुल गई है, तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज लोगों को अवेट करना है, उसका इलाज आपके जरिए लोगों के पास जाना है, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को कंडेम करें। आप हमें कंडेम कर रहे हैं कि आप फेल हो गए, गवर्नमेंट जीत गई। कायरे साहब, मैं बात कर तो रही हूँ कि ऑपोजिशन के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ऑपोजिशन ने करना क्या है? यूनिटी के अलावा क्या हल है कि मिलकर इकट्ठे चलें? सुनिए, दूसरी गुजारिश यह है कि अपोजिशन वो होती है जो अकलियत में होती है, जिसके पास अक्सरियत नहीं होती। अक्सरियत हो तो आप हुकूमत में होते हैं। डेफिनेटली। सो अपोजिशन कोशिश करती है, अपोजिशन उनके इत्तेहादियों को, उनके अपने जो उनकी रैंक्स एंड फाइल्स होते हैं उनको मोटिवेट करती है। आप देखें ना, तो जो जॉइंट सिटिंग हुई, जॉइंट सिटिंग के अंदर भी उन्होंने 222 के बजाय 221 वोट लिए। 222 मैंडेटरी है, नहीं मिले, इसके बावजूद वो बिल पास करके बैठ गए। चेयरमैन सेनेट के ऊपर इंतहाई गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग दे के और वो डाका मार के बैठ गए। क्या किया जाए? क्या हम जाके ताले लगा दें? क्या बंदूकें उठा के खड़े हो जाए? हम पब्लिक, हम सियासी लोग हैं, हमने जद्दोजहद का रास्ता जो है वो अवामी जद्दोजहद का है। और यकीन ये बात दुरुस्त है, हम अपोजिशन की जमातें अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपनी क़यादत, अपने अपने असूल से एक दूसरे के खिलाफ लड़ के आए थे, लेकिन इस हुकूमत के रवैयों के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के साथ होने वाली जाति के खिलाफ हम इकट्ठे हुए एक स्पेसिफिक एजेंडा पे। उस एजेंडा में जमातों को जरा उतावलापन आ गया, वो जल्दी में हो गए, उनको बड़ा पता नहीं क्या मसला बना। उन्होंने हम दो जमातों के साथ ज्यादती करके उस पीडीएम को तोड़ दिया और आज उसका नतीजा ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी हटदर्मी पे आई हुई है। यकीनन अगर अपोजिशन इकट्ठी ना होगी तो उसका नुकसान होगा, लेकिन हमने जो पीडीएम का टूटना है उसको हमने असेंबलियों के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट होने दिया ताकि इस अमल को रोक। लेकिन अब अगर कोई मतलब पार्लियामेंट्री रवायत से इतना गिरना चाहता है, अच्छा ठीक है, अब बताएं पीडीएम का दोबारा हिस्सा बनने में रुकावट क्या है? कायरा साहब, राब्ते तो हो रहे हैं आप लोगों के। कहा है कि हम पीडीएम से अलग नहीं हुए, हमारे साथ बड़ा इंसल्टिव बिहेवियर इख्तियार किया था शायद खाकान अब्बासी साहब ने। वो अपने रवैये को, अपने खत वापस ले, माफी मांगे, अपने रवैये की माजरत करे। माफी मांगना तो गलत लफ्ज है, लेकिन वो उस पर माजरत करे और एएनपी को राजी करे, क्योंकि वो किसी जमात को इस तरह अपनी मर्जी से डिक्टेशन देने का इख्तियार नहीं रखते। पीपल्स पार्टी कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती और ना हटती है। हम आज भी सियासी जमातों के साथ रवाबत में हैं, लेकिन फोरम्स के ऊपर हर जमात का अपना एहतराम है, उसकी हैसियत के मुताबिक उसका एहतराम करना जरूरी है, अफराद का भी और जमातों का भी। मतलब शायद खाकान अब्बासी साहब माफी मांगे अपने माजी के रवैये पर, जिसकी वजह से आप लोगों को पीडीएम छोड़ना पड़ी, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है, राइट? नहीं, मैं माफी का लफ्ज बड़ा सख्त है। अच्छा, उस पे करें, अपना लेटर वापस ले, उस पर माजरत करें और आगे बढ़े। माफी और माजरत एक ही चीज नहीं है? माजरत माफी नहीं, माफी तल्ख लफ्ज होता है, तल्ख लफ्ज होता है, मतलब एक ही होता है। मतलब एक ही होता है। आप अगर आप इसको तलखी में इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। मेरे मुंह से माफी का लफ्ज निकला तो मैंने उसको तस्हीह कर ली अपनी फौरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान का मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कई हफ्तों की सरतोड़ कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब IMF की क़िस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन साथ ही ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने टैक्सेस और कीमतों में इजाफे की खबर भी दी। क्या कहा वफाकी वज़ीर ने, ज़रा देखिए। छठा रिव्यू है, उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मदद की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म व ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। बढ़ाना है PDL। नाज़रीन, PDL से मुराद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी।
यानी पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 4 रुपये हर महीने बढ़ाने की शर्त लगाई गई है। यानी जल्द अज जल्द IMF को लिख के दिए गए लेटर के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना होगा और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जाहिर है कि महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन इसके एवज IMF पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की किस्त जारी करेगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इस सूरत में भी मुआवन साबित होगा कि इसके बाद पाकिस्तान को दूसरे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनसे फंडिंग आसानी से मिल सकेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने जहां IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाने की नवीद सुनाई, वहीं IMF की तरफ से मिलने वाली हिदायत का जिक्र भी किया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और स्टेट बैंक की तरमीम की जो पार्लियामेंट से मंजूरी भी ज़रूरी है, जबकि टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। यूँ आवाम पर महंगाई का एक तूफान आएगा। एक तरफ IMF की कड़ी शराइत और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद को 1.5% बढ़ाया है। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 8.75% कर दी गई है। जहां पहले ही इतनी महंगाई है वहां शरह सूद में इजाफा करने से मार्केट जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगी। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, किस्त तो हमें मिल रही है, फ़वाइद पे पहले बात कर लें या नुकसानात की बात कर लें? पहले चले अच्छी खबर हमारे नाजरीन को दे दें कि इन पैसों के मिलने के बाद, ये किस्त मिलने के बाद क्या फ़ायदा होगा आवाम को, कितना जो बोझ है वो कम होगा? देखिए, अभी तक तो वो जो किस्त मिलनी है 1 अरब डॉलर की, वो ख्वाब ही है। अभी एलानिया जारी किया गया है। अभी एलानिया जारी करने के लिए आपने देखा कि हमें पहले 1 रुपये 70 पैसे बिजली का बिल बढ़ाना पड़ा, फिर आपने जैसे कहा कि 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, फिर 4 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो ये अभी भी आज भी कह दिया है कि 4 रुपये बढ़ेंगे हर महीने। जी, अभी जो बढ़ाया है उसके नतीजे में ये एलानिया हमें मिला है। अभी बोर्ड की मीटिंग होनी है 12 जनवरी को। देखिए, स्टाफ लेवल की जो एग्रीमेंट होता है, जो मुआहिदा होता है, वो आपको कोई पैसे रिलीज नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोर्ड जो है वो ऑथराइज है कि आपको एक किस्त रिलीज कर सके या पैसे दे सके। बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई। बोर्ड की मीटिंग होनी है जनवरी 12 तारीख को, और आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमने बहुत सारे और काम अभी करना बाकी हैं। अभी आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट कम से कम 1% और बढ़ाना बाकी है। अभी बिजली के रेट और बढ़ाना बाकी हैं। अभी पेट्रोल, जैसे आपने कहा कि 4 रुपये फी लीटर, 4 रुपये 95 पैसे फी लीटर बढ़ाना बाकी है। और 2 बड़े कवानीन हमने नेशनल असेंबली से पास करवाने होंगे। एक तो आप देखिएगा कि अगले चंद हफ्तों में एक मिनी बजट सामने आएगा जिसमें जो 300-325 अरब रुपए। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि जो IMF से कर्ज मिलने के बाद जो एक महंगाई का तूफान आता है, अब जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की भी उन्होंने बता दी कि पेट्रोल भी महंगा होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर कल को हम ये जवाब तो नहीं दे सकते ना, हमारे वुज़रा के पास ये जवाब तो नहीं रहेगा ना कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि लंदन में बढ़ चुकी हैं। अभी जो लंदन में बढ़ी हैं बिल्कुल बढ़ी हैं। अब ये पता नहीं कितने साल तक हम सब लोगों को सुनना पड़ेगा क्योंकि लंदन में बढ़ी है इसलिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब तो हमें भी समझ आ रही है कि सिर्फ IMF की वजह से ही जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत बढ़नी है, पेट्रोल बढ़ना है, इसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट? देखिए, महंगाई जो पाकिस्तान में हो रही है इसके सिक्के के 2 रुख हैं। एक तो जो एनर्जी प्राइसेस दुनिया के बाहर, मतलब पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, LNG की प्राइस, कोयले की कीमत जो बढ़ रही है, वो क्योंकि पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तकरीबन 85% तेल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन दूसरा रुख जो सिक्के का है, देखिए, गंदम का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, गंदम का US डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तान में उगाई जाती है, पाकिस्तान हुकूमत उसकी सपोर्ट प्राइस देती है, वो फार्मर को रुपए मिलते हैं, उनको कोई हम डॉलर्स नहीं देते। इसी तरह ये आलू, प्याज, टमाटर जो है, इसका रियली महंगाई का कोई ताल्लुक IMF से नहीं गिना जा सकता। इनका ताल्लुक कोई रुपए की गिरने की नतीजे में से भी नहीं बताया जा सकता। तो एक तो डिफरेंट एलिमेंट है टोटल जो पाकिस्तान में महंगाई आ रहा है, महंगाई आ रही है, उसकी डायरेक्ट वजह जो है वो हम कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते IMF। इसी तरह जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो हम कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं कि माफिया ने ये कर दिया। अगर गंदम की कीमत बढ़ती है फिर एक माफिया मिल जाता है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो फिर एक माफिया मिल जाता है।
देखिए, आलमी मंडियां तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की जो है वो तो हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है। अब अगर बिजली जो है 20-25% पाकिस्तान के अंदर चोरी हो रही है, तो उस चोरी को कम करना जो है वो IMF ने हमें कहीं नहीं रखा कि उसको कम करें। वसूली जो है 90% होती है। 100 रुपए का बिल जाता है तो 90 रुपए वसूली होती है, 10 रुपए वहां पे गायब हो जाते हैं। IMF हमें रोक के नहीं रखा है कि अपनी वसूली बेहतर करें। इसी तरह इस मुल्क में तकरीबन 2-2.5 बिलियन की गैस। एक और चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, ये अब ज़ाहिर है स्टेट बैंक आज़ाद है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्या अब ये अपने फैसलों में जवाबदेह नहीं होगा हुकूमत को? देखिए, एक है स्टेट बैंक की आज़ादी और खुद मुख्तारी कि वो अपनी मर्जी से मनी सप्लाई और अपनी मर्जी से जो शरई सूद है उसका तयन करे। इसके मैं हक में हूँ कि दुनिया में जिस मुल्क ने भी ये आज़ादी दी है अपने सेंट्रल बैंक को, वहाँ पे महंगाई की शरह जो है, अफराद दर की शरह जो है वो बहुत कंट्रोल में रही। लेकिन जहाँ तक इसके एहतसाब का ताल्लुक है, नैब के पास से बेशक इसको निकाल दें, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी कोई कमेटी होनी चाहिए जिसको ये एहतसाब के अमल की जिम्मेदारी जो है उस कमेटी को दी जा सके। ये नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक एक इदारा हो पाकिस्तान में और वो एहतसाब से बिल्कुल ही बालातर हो। तो आज़ादी और तारी उसकी जरूर होनी चाहिए, लेकिन एहतसाब भी उसके साथ, उसके ऊपर एक बॉडी जरूर होनी चाहिए जो उनके अफसरान का एहतसाब भी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।